हेलो फ्रेंड्स, एक और नया आईपीओ लिस्ट होने वाला है और कंपनी का नाम है ईएमआई और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू एंड सेल्स और आई वुड से प्रॉफिट, वैल्यूएशंस इसकी कैसी है, आईपीओ के डिटेल्स क्या क्या हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और फाइनली मैं अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ें क्विकली कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो अगर आपको इसका बिजनेस मॉडल विजुलाइज करना है एग्जैक्टली लाइक विजय सेल्स एंड क्रोमा, एटलीस्ट आपने क्रोमा एंड विजय सेल्स तो विजिट किया होगा, एग्जैक्टली वही है ही है, कॉपी पेस्ट है। ऐसा समझ लो आप कि क्रोमा खुद का कुछ बनाता नहीं है, विजय सेल्स खुद का कुछ बनाता नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं और उसको फिर सेल कर देते हैं, है ना, रिटेल्स। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो जाए, उसके बाद हम बैलेंस शीट भी दिखेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरीज, लार्ज अप्लायंसेस, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें ये बेचते हैं। इनके लगभग 80 से ज़्यादा 92 स्टोर्स हैं अभी तक, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि लेकिन फिर ये विजय सेल्स और क्रोमा से डिफरेंट कैसे हैं? आंसर है डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। बट इनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है। अगर आप विजय सेल्स और क्रोमा इनको देखोगे तो ये मेनली शहरों में है ना, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, इस तरह के शहरों में। लेकिन इनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है। फ्यूचर में इनको वो हीट, कंपटीशन की जो हीट है ना, वो झेलनी पड़ सकती है। अच्छा, सिर्फ एक कंपटीशन की ये वाली हीट नहीं है, एक और है, ऑनलाइन से भी इनको ज़बरदस्त कंपटीशन आएगा। अभी इंडिया में कैसा है, अगर आप डेटा उठा करके देखोगे तो मोबाइल, जैसे ये वेबसाइट पे जो हमें इनका दिख रहा है, मोबाइल, टैबलेट, ये वॉच, लैपटॉप, ज़्यादातर लोग इसको ऑनलाइन भी लेना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो फिर वो कार्ड का बेनिफिट हो जाता है, फिर उसके बाद सेलर्स का बेनिफिट हो जाता है, आपको होम डिलीवरी हो जाती है, रिटर्न करना बहुत आसान है। तो उस सेगमेंट में इनको कंपटीशन क्लियरली आ रहा है और इसीलिए इन्होंने ये वेबसाइट और ऑनलाइन भी जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं ये लोग, और इनका 1% रेवेन्यू यहाँ से आता है। बट फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखोगे कि फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर के हिसाब से भाई साहब इनको बहुत हीट झेलना पड़ेगा कंपटीशन का। कौन कौन सा? एक तो ऑनलाइन का कंपटीशन, जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन्होंने मतलब लीड इतनी बड़ी ले ली है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, क्योंकि वो इतना सस्ता कर देते हैं कि बाकी फिर लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। नंबर 2, क्रोमा और विजय सेल्स काफ़ी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, खास करके क्रोमा, वो टाटा का प्रोडक्ट है और टाटा का बैकअप है। तो अगर कल को उनको रैपिडली एक्सपांशन भी करना हुआ तो इनको वहाँ पे भी वो हीट कंपटीशन की झेलनी पड़ सकती है। बट ये तो हमने कंपटीशन के बारे में बात की, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि अरे ये तो फिर तो अच्छी कंपनी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एक बार हम रेवेन्यू देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, उससे आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। ये टेबल पे आप फोकस करो, 2019, 20, 21, 22, और ये हाफ ईयरली है ना, ये हाफ भी नहीं, सिर्फ एक क्वार्टर का है। तो यहाँ तक ही फोकस करते हैं, ईयरली फोकस करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट देखोगे, मेन तो एसेट वाइज इंक्रीज हो ही रहा है, रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखोगे तो ये लगभग 3000 करोड़ के आसपास आता है, देन 3200 करोड़, फिर 3200 करोड़ रहा अगले साल, और फिर 4500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता है। प्रॉफिट वही अगर आप देखोगे 77 करोड़, 81 करोड़, 58 करोड़ एंड 103, यानी 100+ करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है कि देखो, कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है ना, इस नेट प्रॉफिट अगर कर रही है ना, तो इसका मतलब उसका बिजनेस ठीक चल रहा है, एटलीस्ट उसको बिजनेस कहा जा सकता है। वरना इतनी सारी कंपनियां आप रिसेंटली आपने लिस्ट होती हुई देखी होगी या बिजनेसेस देखे होंगे जो 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट का हवा भी नहीं है। तो उनको बिजनेस कहना भी मुझे तो कभी कभी गलत लगता है कि बिजनेस का मीनिंग है कि भाई अगर आप कर रहे हो पहले 1-2 साल ठीक है, आप एक्सपांशन और सारी चीज़ें फिट कर रहे हो, लेकिन अगर 2-3-4 साल के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो फिर थोड़ा वहाँ पे डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इनके केस में दे आर क्लियरली प्रॉफिटेबल, क्लियरली। अच्छा, ये 2 से 3% के आसपास का प्रॉफिट आता है तो वो ठीक है, रिटेल बिजनेस में उतना ही मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वही उनको प्रॉफिट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी कि प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बहुत ही सही है, वेल स्टैब्लिश्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इनका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है।
और ये जो पैसा उठा भी रहे हैं ये फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए उठा रहे हैं कि इनको एनसीआर वगैरह में भी और शोरूम्स खोलने हैं, उसको बढ़ाना है, ये इनका थॉट प्रोसेस है। दूसरा पैसा उठाने का रीज़न है, अगर आपने ये टेबल पे एक चीज़ नोटिस की होगी तो इनकी बोरोइंग्स भी है, लगभग 500 करोड़ के आसपास कर्जा है, इसको भी कम करना चाहते हैं ये, इसीलिए पैसा उठा रहे हैं। तो उस एंगल से ये मुझे बहुत ही सही कंपनी लग रही है, एटलीस्ट इंटेंशन वाइज तो बहुत सही लग रही है। दूसरा, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आप ये इनके जो DRHP है उसमें आप देख सकते हो, RHP है ये, तो इनका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग 4000 करोड़ के आसपास आ रहा है, और जो EPS है यानी अर्निंग पर शेयर वो लगभग 3.5 का है, और जो प्राइस है वो 60 रुपये के आसपास आ रहा है, 55 से 60 रुपये का रेंज है, तो 60 रुपये अभी के लिए मान के चलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 60 रुपये का ये, और 3.45 का अगर आप EPS लेते हो तो P जो निकल के आता है वो लगभग 18 का P निकल के आता है, विच इज़ वेरी गुड। अगर 18 के P पे एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 1800 करोड़ का बनता है, लगभग 30 करोड़ शेयर्स हैं, 30 करोड़ शेयर्स एंड 60 रुपये का भाव, तो लगभग 1800 करोड़ की ये कंपनी बनती है। अब इसका एक कॉम्पिटिटर है वो भी लिस्टेड है, एंड वो कॉम्पिटिटर कौन है? आदित्य विजन। एंड व्हेन आई से कॉम्पिटिटर मतलब सेम बिजनेस में ऑपरेट कर रहा है, बट इनका जो आदित्य विजन का जो मेन एरिया है ऑपरेट करने का वो बिहार साइड में है, और जबकि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साइड में है। तो ये जो कंपनी लिस्टेड है इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 900 करोड़ के आसपास है, और इसका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो 30 का आता है, और उससे अगर हम प्राइस निकालेंगे तो लगभग P जो निकल के आ रहा था वो 35-40 के आसपास आ रहा था। तो उसका भी ज़रा एक बार डेटा देख लेते हैं। ये रहा आदित्य विजन लिमिटेड, इस पे ज़रा आप एक बार फोकस करो। हाँ, ये देखो लगभग ये भी 1900 करोड़ की कंपनी, यानी कंपनी का साइज एग्जैक्टली सेम है भाई, वो भी 1800 करोड़, ये भी 1900 करोड़, ठीक है, डन। अच्छा, इसका करंट प्राइस, अब आपको लग रहा होगा कंपनी का साइज सेम लोकेश बोल रहे हो, लेकिन एक 60 रुपये में आ रही है, एक 1500 रुपये में आ रही है। भाई साहब वो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है कि शेयर अगर ज़्यादा रख दोगे, जैसे आपके पास 100 रुपया है और 100 शेयर 100 टुकड़े करोगे तो 1-1 रुपये का बन जाएगा, लेकिन आपके पास 100 ही रुपया लेकिन आपने 2 ही टुकड़े किए तो 50-50 रुपये बन जाएगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स एंड उनके शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई करके जो मार्केट कैप मिलता है उससे हमें मालूम पड़ता है कंपनी का साइज। तो ये कंपनी का साइज दोनों का तो सेम निकला। अच्छा, पी कितना आ रहा है? 35 के पी पे ये स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है, और वो आ रहा है लगभग 18 के पी पे। तो यानी जो इसका एक पीयर्स अवेलेबल है वो डबल पी पे आ रहा है, यानी कि अगर मार्केट ऐसी कंपनी को लगभग 30, 32, 35 का पी दे रहा है और वो कंपनी 18 के पी पे आ रही है, तो वहाँ पे एक चांस है कि वो कंपनी ऊपर जा सकती है फ्यूचर में। एटलीस्ट अगर मैच भी करे, अपने पीयर्स को मैच भी करे, तो भी आराम से ऊपर जा सकती है। अच्छा, इस कंपनी का प्रॉफिट क्या है ज़रा वो भी देख लेते हैं। आपने देखा उसका सालाना प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास आ रहा है, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है वो ज़रा देखते हैं। ये इसका सेल्स का डेटा है, ये धीरे धीरे इसका सेल्स का डेटा बढ़ रहा है, विच इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ईयरली प्रॉफिट का डेटा हम देख रहे हैं। तो मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट आया 35 करोड़ का आया, उसके पहले 20 था, 14 था, 6, 3, कंसिस्टेंटली ये भी बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट ये कंपनी 35 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो अगर एक 35 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी को 35 का वैल्यूएशन यानी कि पी मिल रहा है, मार्केट इतना दे रहा है, तो वो कंपनी अगर 18 के पी पे आ रही है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस है कवर करने का। अगर वो फ्यूचर में वो भी 30-32 के पी पे आती है तो डबल शेयर प्राइस तो वहीं हो जाएगा, यानी बिना एक्स्ट्रा ग्रोथ के ही शेयर प्राइस डबल होने के चांस है, हाँ, गारंटी नहीं है, चांस है। तो ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है इनका, वो ये है कि इनका काफ़ी सारे स्टोर्स बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हैं, आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिकल्स एंड बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ये ब्रांड ओन नहीं करते। अब बजाज अलग है, वो दूसरे वाला बजाज जो फेमस बजाज है, बजाज फाइनेंस और बजाज ग्रुप जो है, उनका खुद का एक बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, क्योंकि इनके जो मेन फाउंडर हैं उनका नाम है पवन कुमार बजाज। तो उन्होंने शुरू में अपने जो स्टोर्स के नाम रखे थे वो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक रखे थे, और वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बजाज ग्रुप के साथ। और ये सेम चीज़ आप रेड हेरिंग में यहाँ पे देख भी सकते हो, वी प्रेजेंटली डू नॉट ओन सर्टन ट्रेडमार्क्स जैसे कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस पर डिस्प्यूट भी चल रहा है।
पता नहीं, मतलब वो ब्रांड वैल्यू इनको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है ना ही मिले। और तो ये अब जो इन्होंने बाद में काफ़ी सारे स्टोर्स खोले हैं, वो आई थिंक EMI इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया नाम से खोले हुए हैं। तो वो एक छोटा सा रिस्क फैक्टर है। छोटा सा क्या मतलब, रिस्क फैक्टर तो है ही है, ब्रांड वैल्यू पे सीधा सीधा डेंट लग सकता है। नंबर 2 जो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि ऑनलाइन रिटेल का बहुत बड़ा इनको झटका मिल सकता है, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्रोमा और विजय सेल्स जैसे स्टैब्लिश प्लेयर हैं, तो बट फिर भी मुझे कंपटीशन का इतना डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, लार्ज अप्लायंसेस में ह्यूमन सेटिस्फैक्शन भी होता है, दुकान में जा करके देखना और ख़रीदना। तो बड़ी चीज़ें, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, ये सारी चीज़ें अभी भी लोग प्रेफर करते हैं, जो कि मैंने आपको डेटा भी बताया 81% अभी भी ऑफलाइन स्टोर से लिया जाता है। अच्छा, ये 81 का नंबर कहाँ से आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन द ऑर्गेनाइज लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट 81% ऑफ द सेल्स इज थ्रू द ब्रिक एंड मोटार, यानी कि ये जो दुकान वगैरह है, ऐसे मान लो फॉर्मेट, इन फिजिकल 2022। लॉकडाउन में ये जाहिर सी बात है, ये नंबर थोड़ा सा हिला था, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने ऑनलाइन खरीदा, लेकिन फिर से ये कह रहे हैं कि ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बड़ी चीज़ें खरीदने की एटलीस्ट हैबिट है कि दुकान में जाकर के खरीदें, देख के खरीदें। ठीक है, तो इतने सारे प्लेयर भी आ जाएंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये कोई एकदम ऐसे प्लेयर नहीं जो घाटा कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हैं, और एक प्रॉफिटेबल कंपनी को जरूर एडवांटेज मिलता है। तो ये दो चीज़ें रिस्क फैक्टर मुझे हाईलाइट करनी थी, जो आपको अब क्लियरली पता लग चुकी हैं। नाउ IPO डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो IPO डिटेल 4 अक्टूबर यानी कल ही ओपन हो चुका है, और 7 अक्टूबर को यानी कि कल, आने वाला कल लास्ट डे है। तो आप 4 बजे के पहले अप्लाई कर सकते हो। 3:30 आई थिंक डेट है, 3:30 आई थिंक टाइम है, लास्ट टाइम 3:30 या 4 की रेंज में ही रहता है। अच्छा, इसको अप्लाई 56 to 59 रुपीज़ है, तो 59 पे ही कट ऑफ प्राइस पे ही भाई साहब अप्लाई करना, 56 पे मत अप्लाई करना। 254 शेयर्स का एक लॉट बनता है, यानी वही 15,000 के आसपास आता है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तो हमने देखी ली, विच इज़ गुड। बेसिक अलॉटमेंट 12 अक्टूबर को आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर आपको नहीं मिला तो 13 अक्टूबर को वापस हो जाएगा, और 14 अक्टूबर को ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा, और IPO की लिस्टिंग हो जाएगी 17 अक्टूबर को। और वहीं 60 रुपए के प्राइस के सामने इस पे अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कितने में ये लिस्ट होगी, तो इसका जो लिस्टिंग है 35 रुपीज़ का प्रॉफिट। ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 रुपीज़ ऊपर चल रहा है, यानी 60 रुपए का शेयर प्राइस है और 35 ऊपर खुलेगा, यानी कि लगभग 95-94 के आसपास खुलेगा, विच इज़ समवेयर 55% का गेन। यानी आपके कैपिटल पे अगर आपको ये IPO लगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 55% का गेन आपको मिले। अच्छा, ये एक चीज़ तो बहुत यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 7 अक्टूबर को इसका है फाइनल डेट ऑफ अप्लीकेशन, और 17 अक्टूबर को लिस्ट होगा ये। अब इस 10 दिन के बीच में देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम एस्टिमेशन होता है, कोई गारंटी नहीं होती। अगर इस 10 दिन के बीच में मान लो कुछ ऐसा तूफान आ गया और मार्केट गिर गया धड़ाम से, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम गायब भी हो जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है। वैसे अगर आप पिछले 100-200 IPO निकाल करके देखोगे तो हार्डली एक दो बार ऐसा हुआ है, बट होने की संभावना रहती है। तो अगर आप IPO में सिर्फ ये 55% सुन के अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ आप माइंड में ज़रूर रखना कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आई तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम गायब भी हो सकता है। तो उस केस में आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आज नहीं तो कल रिकवर करने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आई थिंक ये सेम चीज़ SBI कार्ड के साथ हुआ था। मार्च 2020 में उनका IPO आया था SBI कार्ड का, बहुत ही अच्छा IPO, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा था। लेकिन उसी वक्त कोविड हिट हो गया, और उसी वीक में लॉकडाउन लग गया तो मार्केट धड़ाम से गिर गया, तो वो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था पूरा वाइप आउट हो गया। तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे कि बताया नहीं था मुझे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना भाई साहब अप्लाई करने के पहले। मेरे हिसाब से मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू अप्लाई और नॉट। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हो कि क्या मैं आपको कहूँ कि अप्लाई करो ना करो, मेरे हिसाब से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिस्क बहुत ही लिमिटेड है, और P वाइज वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छे वैल्यू पे आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ ही रहा है एग्जैक्टली, आपको रिस्क फैक्टर भी पता लग गया है, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है, देन यू कैन गो विद इट। सो ये था पूरा एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का।
आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी और आप अगली बार खुद भी प्रयास करोगे कि आप खुद भी एनालाइज भी कर पाओ, क्योंकि मैं अक्सर लास्ट डे अप्लाई करता हूँ तो 1 या 2 दिन पहले ही मैं पूरा डिटेल में पढ़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये कंपनी तो अच्छी लग रही, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।